हेलो बच्चों, मेरा नाम रोशन चंद्रवंशी है। आज मैं चाहे व्याख्याता का हो, व्याख्याता जीव विज्ञान, चाहे नीट का हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक, है ना, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, इन सभी के एक टॉपिक या एक चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हम आज समझने जा रहे हैं। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारे बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उनको बॉडी से निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो मल है, मल इंग्लिश में स्टूल कहते हैं, क्या स्टूल भी एक्सक्रीटरी मटेरियल या उत्सर्जी पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा ये एक्सक्रीटरी पदार्थ नहीं है, ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अपचित भोज्य पदार्थ। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में, किस जंतु में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पोरीफेरा टू सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा से लेके सिलेंट्रेटा तक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। इनमें जनरल बॉडी सरफेस ही, मतलब सामान्य शरीर सतह ही उत्सर्जन में या एक्सक्रीशन में मदद करता है। प्लेटीहेलमिन्थेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लैम सेल, एसके हेलमिन्थेस में है रेनेट सेल, एनीलिडा में है नेफ्रिडिया, इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा में है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स, क्रस्टेशियंस में है ग्रीन ग्लैंड, मोलास्क में है ऑर्गन ऑफ बोजिनस, इकाइनोडर्मेटा में है वाटर वस्कुलर सिस्टम, हेमिकॉर्डेटा में है प्रोबोसिस ग्लैंड, यूरोकॉर्डेटा में है न्यूरल ग्लैंड, सिफेलोकॉर्डेटा में है फ्लैम सेल और कॉर्डेटा में है किडनी। ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी मटेरियल या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में देता है और सीधे आपको टिक करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम ह्यूमन में देखते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इंसानों का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से बना हुआ है। अगर मैं बात करूं किडनी, तो देखो किडनी 2 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? तो किडनी का नंबर हो जाएगा 2, यूरेटर का नंबर है 2, यूरिनरी ब्लैडर का नंबर है 1, यूरेथ्रा का नंबर है 1। तो यहाँ पे यूरेथ्रा का भी नंबर कितना है? 1। तो सबसे पहले देखो किडनी में यूरिन बनेगा, ठीक है, किडनी में यूरिन बना और किडनी से यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू, सॉरी यूरेटर के थ्रू नीचे आएगी और कहाँ स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो अगर मैं बोलूं तो पहली बार यूरिन कहाँ बढ़ रहा है? तो किडनी में बढ़ रहा है। किडनी से यूरिन को बाहर कौन लेके जा रही है? यूरिनरी ब्लैडर तक लेके कौन आ रही है? तो उसका आंसर है यूरेटर्स। अब ये यूरेटर्स से किडनी कहाँ, सॉरी यूरिन कहाँ से आया? यूरिनरी ब्लैडर में आया। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 1 लीटर, मतलब यहाँ 1 लीटर तक यूरिन स्टोर हो सकता है। यहाँ यूरिन स्टोर होता है, याद रखिएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि लगभग 450 से 500 ml जैसे ही ये भर जाता है तो हमें सेंसेशन हो जाता है, या ये कहा जाए कि कभी भी यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली 1 लीटर भर ही नहीं सकता। 450 ml से 500 ml भरता है तो हमारे इस पेन का महसूस होने लगता है। तो जैसे ही 450 ml या 500 ml तक भरता है, हमें मूत्र त्याग करना पड़ता है या यूरिन को बाहर निकालना पड़ता है। तो यूरिन कहाँ से बाहर आ जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा क्या है? यूरिन को बाहर निकाल रही है ह्यूमन की बॉडी से, यूरिन को बाहर निकाल रही है ह्यूमन की बॉडी से, जबकि यूरेटर क्या था? किडनी से यूरिन को बाहर निकाल रहा था। ओके, अब देखिए यहां पर ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है या संग्रहित होता है। अब मुझे बताओ, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होना है तो उसको स्ट्रेच होने के लिए कोई ना कोई मसल्स काम करेगी, कोई ना कोई एपिथेलियम काम करेगी या टिश्यू काम करेगी। ठीक है, स्ट्रेच मतलब उसमें फैलाव का गुण होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं, जैसे डेट्राइसस मसल और ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
डेट्राइटस मतलब जो है यूरिनरी ब्लैडर के आउटर साइड पे है, और वहीं पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है यूरिनरी ब्लैडर के इनर साइड पे है। ये क्या करती है, जैसे जैसे इसमें यूरिन भरते जाता है इसको फैलाते जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को फैलाते जाता है, ठीक है। और जैसे ही यूरिन बाहर हो जाता है बॉडी से तो ये फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। ओके, देखिए अब हम लोग इस किडनी की स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो इसके किडनी को दो भागों में डिफ्रेंशिएट किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आउटर जो पार्ट है, बाहरी जो भाग है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि इनर वाले भाग को कहते हैं मेड्यूला। आउटर भाग जो कहलाता है कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर भाग जो है वो मेड्यूला कहलाता है। ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, या ये बोल दो किडनी जो है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग होती है, ठीक है, जिसे क्या बोल देते हैं, रीनल कैप्सूल। ये किडनी को बाह्य आघातों से बचाती है, शॉक से बचाती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये मेड्यूला वाला पार्ट है, ठीक, मेड्यूला वाले पार्ट में रीनल पिरामिड है, ठीक है। रीनल पिरामिड की नंबर होती है 8 से 12, ठीक, 8 से 12 रीनल पिरामिड्स है। रीनल पिरामिड्स ओपन होती है रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला आगे चल के माइनर कैलिक्स में ओपन होती है और माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में ओपन होती है। और मेजर कैलिक्स जो है एक पार्ट में ओपन होती है जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर में, यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथ्रा में। ओके, अब देखिए एक जगह होती है किडनी में जिसे कहते हैं हाइलम या हाइलस। यहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन या रीनल नर्व क्या होगी, इंटर करेगी और यहीं से बाहर भी जाएगी। अब देखिए इसको देखिए आप, रीनल पिरामिड को देखिए। रीनल पिरामिड में ही देखिए कॉर्टेक्स वाला रीजन है ये, और अंदर वाला मेड्यूला है। कॉर्टेक्स वाला रीजन मेड्यूला के साथ ओवरलैप कर गया है, जिसे कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बेल्टेनी। यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, रीनल कॉलम ऑफ बेल्टेनी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे एक रीनल पिरामिड्स को, तो रीनल पिरामिड्स में यहाँ ग्लोमेरुलस है, ठीक है, यहाँ पे बोमन कैप्सूल है, पीसीटी है, यहाँ पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो नेफ्रॉन जो है, ये जो नेफ्रॉन यहाँ पे बनी हुई है वो कुछ इस टाइप्स की दिखेगी, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है दो टाइप्स की होती है, एक को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब होता है बेटा वो नेफ्रॉन जो सिचुएटेड होती है कहाँ पे, कॉर्टेक्स रीजन पे, ठीक है। देखो ये कॉर्टेक्स रीजन पे है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब ये है बेटा कि वो मेडुला के पास सिचुएटेड होगी, ठीक है। अब देखो ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन में यहाँ पे आती है अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोस, ठीक है, इसको हम लोग कहते थे ग्लोमेरुलस। ये बोमन कैप्सूल है ना, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, ये ब्लड कैपिलरीज है, वही अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। ये वाला हिस्सा है बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये है पीसीटी, ये है ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन कौन सी रीजन जो है कॉर्टेक्स पे है। आप देखो सबसे पहले बोमन कैप्सूल है, साथ में ब्लड कैपिलरीज जो एफरेंट आर्टेरियोस और इफरेंट आर्टेरियोस, साथ में अगर आप देखेंगे तो डीसीटी, ठीक है, और साथ में देखेंगे तो पीसीटी। ये सभी कहाँ हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन पे। जबकि ये आप देखो लूप ऑफ हेनले कहाँ है, मेड्यूला वाले रीजन पे है, ठीक। और कलेक्टिंग डक्ट भी कहाँ पे है, मेड्यूला वाले रीजन पे है, ओके। और ये कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन डक्ट में ओपन होती है जिसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलेनी, डक्ट ऑफ बेलेनी, क्लियर। तो अगर हम लोग यूरिन को देखें तो देखो सबसे पहले नेफ्रॉन में गया, नेफ्रॉन यानी सबसे पहले बोमन कैप्सूल में गया, बोमन कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बेलेनी, डक्ट ऑफ बेलेनी से रीनल पैपिला, ठीक है। अब रीनल पैपिला से होते हुए ये रीनल पैपिला कहाँ ओपन होगी, माइनर कैलिक्स,
माइनर कैलिक्स कहाँ ओपन होगा, मेजर कैलिक्स कहाँ होगा ओपन, पेल्विस से कहाँ से ओपन होगा, यूरेटर से कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। क्लियर। अब अगर आप देखो तो देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो चाहे जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन हो, ये सभी की सिचुएशन सेम होती है। अंतर क्या देखो, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट जो है कॉर्टेक्स पे ही होंगे, ठीक, मतलब कॉर्टेक्स से पास होंगे, जबकि ये वाले नेफ्रॉन कहाँ होंगे, मेडुला के पास होंगे। इसका लूप ऑफ हेनले छोटा है, इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, ठीक है, बस इतनी ही अंतर है। ओके, लेकिन देखो पीसीटी, बोमन कैप्सूल, डीसीटी कॉर्टेक्स रीजन पे यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी कॉर्टेक्स रीजन पे, मेडुला में नहीं चले गया है। और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले मेडुला पे ही था, कलेक्टिंग डक्ट मेडुला पे था, तो यहाँ पे भी लूप ऑफ हेनले मेडुला पे ही है और कलेक्टिंग डक्ट मेडुला पे ही है। ओके, हाँ, अब देखते हैं बेटा हम लोग एक सिंगल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर या नेफ्रॉन की संरचना। अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो हमारी हर किडनी, मतलब एक किडनी की बात करूं, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मैं यहाँ आपको एक नेफ्रॉन की संरचना और एनाटॉमी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूँ, ये देखो ये नेफ्रॉन है, पूरी ये स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि ये है बोमन कैप्सूल। कप शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कहलाती है बेटा बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल पे ब्लड कैपिलरीज आ रही है, आने वाली को अफरेंट आर्टेरियोल्स, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है, उसके बाद ये वापस निकल रही है, जाने वाली को इफ्रेंट आर्टेरियोल्स, ये अफरेंट आर्टेरियोल्स, ये इफ्रेंट आर्टेरियोल्स। एक चीज याद रखना, अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर या व्यास ज़्यादा होता है, वहीं पे इफ्रेंट आर्टेरियोल्स का डायमीटर कम होता है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि अफरेंट आर्टेरियोल और इफ्रेंट आर्टेरियोल में ये डायमीटर में अंतर किस कारण से है? तो डायमीटर में अंतर का कारण ये है बेटा, अगर इन दोनों का डायमीटर सेम हो जाता, अगर दोनों का डायमीटर अगर सेम हो जाता तो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं हो पाता। ये बोल दो कि अगर डायमीटर सेम होता तो ब्लड यहाँ से आता और एज इट इज चले जाता, मतलब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है अपन आने वाले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अफरेंट आर्टेरियोल और इफ्रेंट आर्टेरियोल का डायमीटर में अंतर के कारण से ही क्या हो पाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कप शेप स्ट्रक्चर कहलाती है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल का जो आउटर सरफेस है, ये दिख रहा है, ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, ये इनर सरफेस है बेटा। आउटर सरफेस बोले या इनर सरफेस बोले, ये दोनों, चाहे आउटर सरफेस बोले चाहे इनर सरफेस बोले, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से आस्तरित होती है। ओके, ये इसकी लाइनिंग क्या होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब देखिए ये इनर सेल, मतलब इनर साइड पे बोमन कैप्सूल के ये जो इनर लेयर है, इनर लेयर जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से तो लाइनिंग है, लेकिन मॉडिफाइड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे कहते हैं पोडोसाइट्स, है ना। आप अभी सुन ली रहे, इसको क्या कहते हैं, पोडोसाइट, जो कि बोमन कैप्सूल के इनर मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। आगे की क्लास में बताऊंगा ये करता क्या है। ओके, अब देखिए बोमन कैप्सूल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसे कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो है बेटा ये बनी होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये इसमें होते हैं बेटा माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन का काम, ठीक है। तो यहाँ पर पीसीटी में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। और रीएब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, कैसे होता है, आने वाली क्लासेस में बताऊंगा आपको। अब देखिए पीसीटी आगे चल के हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है या यू शेप स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की दो आर्म्स या भुजाएं होती है, एक को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और एक को बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। अब बच्चे ये समझ नहीं पाते कि कौन सा डिसेंडिंग लिम्ब है कौन सा असेंडिंग लिम्ब है। तो एक चीज याद रखिए, जो पीसीटी के पास है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, और जो डीसीटी के पास है वो असेंडिंग लिम्ब है। जो पीसीटी के पास है वो डिसेंडिंग लिम्ब है। मतलब आप ये भी याद रख सकते हैं कि डीडी एक साथ नहीं है, है ना, डीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब एक साथ नहीं है। ओके,
अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, लूप ऑफ हेनले का ये मोटा भाग है, तो इसे हम लोग कह देंगे थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। ये पतला पार्ट है ना, इसलिए इसको कह देंगे थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। देखो ये थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। वैसे ही अगर इधर आए तो ये असेंडिंग लिम्ब है, तो थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब और थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए जैसी फिल्टरें जो है पीसीटी से होते हुए कहाँ पहुंचा, डिसेंडिंग लिम्ब में पहुंचा, है ना। डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये थिक है। अभी आपने मेरे से टिश्यू नहीं पढ़ा है, टिश्यू जब ये टिश्यू का पोर्शन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। कोई भी चीज अगर मोटी हो रही है तो उसका कारण क्या है, वहां पे कौन सी एपिथेलियम होगी, क्यूबॉइडल। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसलिए कैसा है, मोटा है। और ये वाला पार्ट पतला है। क्यों पतला है, क्योंकि ये सिंपल स्क्वैमस। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, चपटा, चपटे सेल से बनी हुई है, या सॉरी चपटे टिश्यू से बनी हुई है, इसलिए कैसी हो गई है, पतली हो गई। ये मोटे मोटे टिश्यू से बनी है जिसका नाम क्या है, क्यूबॉइडल, इसलिए कैसी हो गई है, ये मोटी या थिक हो गई है और ये पतली। तो थिक पार्ट चाहे असेंडिंग लिम्ब का हो, सॉरी चाहे डिसेंडिंग लिम्ब का हो, चाहे असेंडिंग लिम्ब का हो, ये दोनों के दोनों सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है। अगर मैं थिन पार्ट बोलूं, चाहे असेंडिंग लिम्ब का चाहे डिसेंडिंग लिम्ब, ये किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस। मतलब इतना याद रखना, अगर पतली है तो स्क्वैमस से ही बनी है, ठीक है। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले ओपन होती है डीसीटी में। डीसीटी भी किससे बनी हुई है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये डीसीटी आगे चल के एक डक्ट में ओपन होती है जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है। ये जितने भी एपिथेलियम है उसके क्या काम होते हैं ये मैं आपको टिश्यू चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए नेफ्रॉन यहाँ तक है। एक सिंगल नेफ्रॉन की बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्लियर। कलेक्टिंग डक्ट सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में ये अकेले नहीं खुल रहा है। यहाँ से कोई और नेफ्रॉन आके ओपन हुआ, यहाँ से कोई और नेफ्रॉन आके ओपन हुआ, यहाँ से कोई और नेफ्रॉन आके ओपन हुआ, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट को सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। समझ में आया, ओके। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेटा आपका नेफ्रॉन का। लेकिन एक चीज और जाते जाते सुनिए कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस होना है तो आपको बेटा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चाहिए। मतलब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये पानी के लिए परमिएबल होता है, ओके, जबकि सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होगा, और इसका ऑपोजिट यहां आप कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।